चैप्टर सेकंड है ऋजुरेखीय गति। ऋजुरेखीय मतलब होता है एक सीधी रेखा में गति। तो यांत्रिकी क्या होती है? तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल पिंडों की गति। अब जहाँ भी हम बोलेंगे पिंड, तो तुम लोग ये याद रखना, पिंड मतलब एक कोई बॉल जैसी कोई चीज़ है, ठीक है। तो जब भी पिंड बोलें तो दिमाग में आना चाहिए बॉल। बल पिंडों की गति एवं उनमें पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि अगर एक बॉल है तो वो मतलब अगर एक पिंड है, मतलब हम कह रहे हैं उसको बॉल, तो बॉल कैसी चल रही है, उसकी गति कैसी है, क्या उस पर बल लग रहा है, अगर दो बॉल है तो वो कैसे चलेगी, ये सब यांत्रिकी में आ जाता है। यांत्रिकी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? स्थैतिकी और गतिकी। अब स्थैतिकी क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, स्थैतिकी मतलब स्थिर। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब ऐसी वस्तुएं जो कि एक ही जगह पर स्थिर है, कहीं हिल नहीं रही है, या तो वो यहाँ रखी है या तो वो किसी पहाड़ी की चोटी पर रखी है, कहीं भी रखी है लेकिन वो स्थिर है, तो स्थैतिकी हो गई। गतिकी, गतिकी से देखो शब्द से समझ में आ रहा, गति, गति मतलब वो मोशन में है, वो चल रही है। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे? गतिकी। अब अगर अभी तो बॉल क्या थी? स्थिर थी। अब अगर बॉल चलने लगे, गोल गोल यहाँ से घूमते घूमते जाने लगे, तो क्या कहलाएगी वो? गतिकी। फिर निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? तो वह तंत्र जिसमें निर्देश तंत्र, वह तंत्र जिसमें जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है। अब निर्देश तंत्र क्या होते हैं? तो सापेक्ष का मतलब क्या होगा? सबसे पहले अब जैसे कि ये बॉल है, ठीक है, और हम बताना है कि बॉल कितनी गति से घूम रही है, तो हम कैसे बताएंगे उसकी स्पीड क्या है, ये कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमें कोई एक स्थिर चीज़ चाहिए पड़ेगी। जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक कोई बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग से हम देख रहे हैं तो बिल्डिंग तो स्थिर है। अब बिल्डिंग को ये कितनी स्पीड में पार कर रही है, तो उससे हमें समझ में आएगा कि इसकी स्पीड कितनी है। अगर मानो कि यहाँ पर बॉल की जगह कोई कार है, ठीक है, कोई कार है यहाँ से जा रही है, तो अगर कार ज़्यादा तेज़ स्पीड से जाएगी तो ये पता कैसे चलेगा कि वो स्पीड से जा रही है? तो यहाँ जैसे ही ये बिल्डिंग को तेज़ स्पीड से क्रॉस करेगी, मतलब ज़्यादा जल्दी क्रॉस करेगी, कम समय में क्रॉस कर लेगी, तो हम समझ में आ जाएगा कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब मानो इसी की जगह कोई ठेले वाला है, ठीक है, अब ठेला धीमे धीमे जा रहा है, तब कैसे समझ में आएगा? क्योंकि ठेले ने ज़्यादा समय में इसको क्रॉस किया बिल्डिंग को। तो यहाँ से ये निर्देश तंत्र क्या हो गया? ये हर पर क्या है निर्देश तंत्र? इसमें ना तो ये कार है ना ये ठेला, यहाँ पर निर्देश तंत्र है ये बिल्डिंग, जिससे हम देख के बता रहे हैं कि बिल्डिंग को कितनी जल्दी क्रॉस कर रहा है। तो ऐसा कोई भी मतलब सिस्टम जो कि वहाँ पर रखा हुआ हो, कोई भी चीज़ जो कि स्थिर हो और उसके सापेक्ष हम दूसरी चीज़ की गति निकाल रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है निर्देश तंत्र। फिर है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि ये तो हमने पढ़ी थी कि अनियमित है। अब इसमें भी त्रुटियां आ जाती हैं। तो जब त्रुटि अनियमित रूप से होती है, अगर हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? यादृच्छिक त्रुटि। और जब त्रुटि स्थूल मतलब मापनकर्ता के असावधानी के कारण होती है तो स्थूल त्रुटि कहलाती है। ये जो है, ये दोनों टॉपिक, ये हमारा पुराने वाले चैप्टर का टॉपिक है, इसका नहीं है। ये है
चैप्टर 1 का टॉपिक, इसको मत लिखना। ये लिखना यहाँ से। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के हो जाते हैं? अब 2 प्रकार के। कौन कौन से? जड़त्वीय और अजड़त्वीय। जड़त्वीय क्या कहलाएगा? देखो, जड़त्वीय मतलब एक ही जगह पर स्थिर हो। अब जैसे कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है? एक जगह पर स्थिर है। अब मान लो कि बिल्डिंग की जगह कुछ और है, ऐसी चीज़ है जो कि चल रही है। अगर अब हम क्या कर रहे थे, बिल्डिंग को देख के कार का अनुमान लगा रहे थे कि उसकी स्पीड कितनी है। अब अगर मान लो कार का अनुमान अगर हम ट्रक देख के लगाएं, तो ट्रक क्या हो रहा है? ट्रक तो वैसे ही चल रहा है। तो जब चीज़ चलेगी, ऐसा निर्देश तंत्र जो चलेगा उसको कहेंगे अजड़त्वीय, और ऐसा निर्देश तंत्र जो चलेगा नहीं, वहाँ पर स्थिर रहेगा, उसको हम कहेंगे जड़त्वीय। परिभाषा देख लेते जड़त्वीय की। इस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, जो स्थिर अवस्था में या एक समान गति अवस्था में होता है। ठीक है, स्थिर है, जैसे कि बिल्डिंग। सेकंड, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र उस निर्देश तंत्र को कहते हैं जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति में, जैसे कि हमने ट्रक लिया, तो ट्रक क्या कर रहा है? जो हमारा तंत्र है, मतलब जैसे ये कार है, तो कार के सापेक्ष तो ट्रक भी चल रहा है, तो क्या है? अजड़त्वीय है, वो त्वरित गति में चलता जा रहा है। फिर उसके बाद है एक विमीय गति। अब विमाएं कितनी प्रकार की होती हैं? विमा का मतलब होता है डायमेंशन। तो एक विमीय 1 डायमेंशन, ठीक है। 2 विमीय एक होता है 2 डायमेंशन, और त्रिविमीय एक होता है 3 डायमेंशन। अब हम जिस दुनिया में रहते हैं वो कैसी दुनिया है? 3 डायमेंशन दुनिया है। आखिर होता क्या है 3 डायमेंशन में और 1 डायमेंशन में? देखो, एक विमीय गति, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। मतलब जैसे कि एक कार है, ठीक है, कार है, तो कार कहाँ चल रही है? रोड पर, सीधी सीधी रोड पर चल रही है, तो एक डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक विमीय गति, सीधी सीधी रेखा में। ठीक है, तो एक विमीय मतलब आ जाता है रेखा। 2 विमीय क्या आ जाएगा? द्विविमीय। तो जब कोई वस्तु एक समतल पर गति करती है तो उसके इस गति को क्या कहेंगे? द्विविमीय गति। समतल पर गति, जैसे कि ये है कोई, अभी क्या था? सीधी सीधी रोड पे जा रही थी, तो एक विमीय हो गई। अब जैसे कि मान लो सांप ले लिया हमने, सांप क्या करता है? ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है सांप। तो ये क्या कर रहा है? द्विविमीय गति कर रहा है, मतलब वो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। अब हम जैसे डायरेक्शन लेते हैं x और इसको मानते हैं, ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई। तो चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं? y, और यहाँ ये हो गया x, ये हो गया y। तो ये x और y तल पर ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब ये 2 डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे द्विविमीय गति कर रहा है। अब त्रिविमीय गति में क्या होगा? तो जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, जैसे कि पतंग या फिर कोई एरोप्लेन, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिविमीय गति। इसके लिए हम ऐसा लेते हैं। अब ये तुम लोग देखना अपने कमरे में, जो साइड में दीवार होती है वो ऐसी दिखती है, मतलब क्या है? वो 3 डायमेंशन है, x, y, z। देख के देखना, ऊपर साइड देखना, नीचे साइड देखना, ऐसे कांटे बनते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, यहाँ पर ले लो या तो चौड़ाई, और ये ऊंचाई, तो 3 हो जाती हैं। तो यहाँ ये 3 डायमेंशन हो गई। जब हम एक लेंगे तो 1 डायमेंशन, 2 लेंगे तो 2 डायमेंशन, और जब इन तीनों को ले लेंगे तो 3 डायमेंशन कहलाएगा। जब ऊंचाई जुड़ जाती है तो 3 डायमेंशन बन जाता है। फिर दूरी क्या होती है? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अगर कोई वस्तु है और उसको यहाँ A है पॉइंट और ये है पॉइंट B, यहाँ से यहाँ तक जाना है, A से B तक जाना है, तो हम क्या कहेंगे कि इतनी दूरी है। तो ये हो गया पथ की दूरी को क्या कहेंगे हम? पथ की लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी। अब मात्रक क्या होता है दूरी का?
तो एसआई पद्धति में इसको हम मीटर बोलते हैं और एम से लिखते हैं। सीजीएस पद्धति में हम इसको सेंटीमीटर बोलते हैं और सीएम से लिखते हैं, और हिंदी में ऐसा लिखेंगे सेंटीमीटर डॉट लगा के। विमीय सूत्र क्या हो जाता है इसका, क्योंकि अब देखो इसमें द्रव्यमान तो है नहीं, तो 0, लंबाई है और समय 0, तो m0 l t0 ये हो जाती है दूरी का विमीय सूत्र। फिर है चाल क्या होती है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय मतलब जैसे कि हम निकाले कि 1 सेकंड में वस्तु ए से बी तक जाना है, ठीक है। 1 सेकंड में वस्तु यहाँ से यहाँ तक चली, ये कहाँ तक चली, 1 सेकंड में। तो अब हमें निकालना कि 1 सेकंड में कितनी चली। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 20 मीटर है, ठीक है, तो 1 सेकंड में वो आधी चल पाई, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर चल पाई है। तो इसकी चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो अगर हम इसी का निकालें तो दूरी हमने कहा कि दूरी वो 10 मीटर चल पाई, आधी चल पाई, और समय कितना था 1 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चल रही है। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये जो है इसको हम कहेंगे मीटर, जब बटे में लिखते हैं तो इसको कहते हैं पर, मीटर पर सेकंड, और इसको अपन मैथ्स में ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकंड। अब सीजीएस में क्या होता है, तो अब भी देखा था सीजीएस में दूरी के लिए क्या होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड ही रहेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसमें देखो दूरी भी है समय भी है, तो दूरी के लिए तो एल होता है और समय नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा t-1 हो जाएगा, और m जो है वो 0 ही रहेगा क्योंकि द्रव्यमान है नहीं। फिर उसके बाद है चाल और वेग में अंतर क्या होता है। अब देखो देखने में लगता है कि चाल और वेग बराबर है, चाल मतलब चलना है और वेग भी चल रहा है, लेकिन अंतर क्या क्या है। तो एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अभी हमने देखा मीटर पर सेकंड, तो एकांक समय में चल रहा है। वेग क्या कहता है, एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। चाल ये नहीं बताता कि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या वाई में जा रहा है, यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है या कहाँ जा रहा है, चाल कुछ नहीं बताएगा। लेकिन वेग में हमें चाहिए पड़ेगा कि वो सीधा ही जा रहा है या फिर उत्तर दिशा में जा रहा है या दक्षिण दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये वेग में चाहिए हमें, वेग में दिशा बतानी पड़ती है। सेकंड चाल में क्या है, चाल एक अदिश राशि है। अदिश क्यों है, क्योंकि इसकी दिशा नहीं है। और वेग क्या है, एक सदिश राशि है, और ये सदिश क्यों है, क्योंकि इसकी दिशा है। चाल क्या होता है, चाल सदैव धनात्मक होती है, और वेग क्या होता है, वेग सदैव धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। चाल क्या होती है, वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक होती है। अब देखो अधिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चाल हमेशा धनात्मक होती है, और वेग क्या है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसलिए ने बोला है कि चाल हो सकता है वेग के बराबर भी हो, मतलब धनात्मक भी हो, लेकिन वेग से कम नहीं होगी, मतलब ऋणात्मक और शून्य तो बिल्कुल नहीं होगी चाल। वस्तु का वेग उसकी चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है। तो ये इसके 4 अंतर हो गए। अब हमें देखना है अवकलन क्या होता है। यहाँ ये है कुछ मैथ्स वाले क्वेश्चन। अब अवकलन में क्या है, इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो तुम लोग को याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये है dy/dx x⁴n, और जो अवकलन होता है हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं d/dx से, ये होता है अवकलन। और जहाँ आएगा समाकलन, समाकलन को हम डिनोट करते हैं ऐसा, पहले ऐसा एक डंडी बनाना, फिर dx, ये अगर लिखा गया तो ये होता है समाकलन। तो अवकलन का पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर यहाँ पर x⁴n है अवकलन में, तो इसका आंसर आएगा, ये जो n है ये आगे आ जाएगा, और जो x है अब इसके ऊपर जो पावर है वो 1 कम हो जाएगी, तो n-1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर x⁴n है और इसका अवकलन कर रहे हैं हम, ये वाला अवकलन कर रहे हैं, तो n x⁴n-1 आंसर आता है। अब करके देखते हैं। अब ये जो n है यहाँ पर हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर देके रखा है ना x⁵, अब इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष,
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है y का, y बराबर हमें दे के रखा है x⁵। तो अब इसका अवकलन कैसे होगा? तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx। अब y की वैल्यू क्या दे के रखी है यहाँ क्वेश्चन में? x⁵ दे के रखी है, तो यहाँ रख देंगे dy dx x⁵। हमने अभी फॉर्मूले में क्या देखा कि जो पावर रहती है, ये पावर रहती है, उसको आगे लिख दो, तो 5 आगे लिख देंगे, फिर x लिखो और 5 में से 1 घटा दो, तो क्या हो गया? 4। आ गया आंसर। इतना ही सिंपल है। और करके देखते हैं अब ये है x⁸ और x⁴। तो हम फिर से मान लेते हैं कि y बराबर, ये हमने ले लिया, अब हमने दोनों तरफ क्या करना है? अवकलन करेंगे। तो इस तरफ अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy dx हो जाएगा। अवकलन करें मतलब dy dx लगा दो, और उस साइड अवकलन करो तो क्या हो जाएगा? dy dx, और ये x⁸ x⁴। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ प्लस लगा है, तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले इसमें अवकलन लगाएंगे, फिर हम इसमें अवकलन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अवकलन और x⁴ में अवकलन। अब फिर से वही वाली वैल्यू बात बन गई जैसे अभी x⁵ में थी। इसको सॉल्व करो और इसको अलग से सॉल्व करो, तो 8 आगे आएगा और 1 पावर कम हो जाएगी। यहाँ पर 4 आगे आएगा और 1 पावर कम हो जाएगी। आंसर आ गया। लेकिन तुम लोग यहाँ पूरा ऐसा लिखना n-1 n-1। फिर है अब ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आगे देखो 15 लगा है, अभी आगे कुछ भी नहीं लगा था, तो हम फिर से ये ऐसे ही लिखेंगे, y का करेंगे एक बार, dx बराबर, अब ये जो 15 है ना, ये बाहर रहेगा, ठीक है। 15 जो है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये कहलाती है कांस्टेंट, मतलब ये जो 15 है इसका अवकलन नहीं हो सकता। कोई भी नंबर अगर दे के रखा हो तो उसका अवकलन नहीं होगा। अवकलन किसका होगा? जो ये नीचे लिखा है, जैसे x लिखा है तो x के सापेक्ष ही अवकलन होगा, मतलब सिर्फ x पर वो फॉर्मूला लगेगा, 15 पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो 15 को एक साइड रखो। अब हम इसको x को सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है? 3 आगे आता है और x के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी? 2 की पावर आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? अब ये 3 और 15 का गुणा कर दो, 15 × 3 = 45 और x के ऊपर पावर आ गई 2 की। आंसर आ गया। अब ये वाला करना है। अब देखो इसमें आगे 6 है, 3 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस पीछे का सॉल्व करना है और जितना भी होगा उसमें गुणा कर देंगे। तो अब इसको देखो डायरेक्ट तुम लोग वैसे सॉल्व करना, हम डायरेक्ट सॉल्व कर बता रहे हैं। तो देखो 6 को आगे ही रखा, 5 का क्या होगा? 5 आगे आएगा और x के ऊपर पावर हो जाएगी 4 की, प्लस ऐसे ही लिखा रहने दो। 3 करो, 2 आगे आएगा और x के ऊपर पावर यहाँ 1 की हो जाएगी। अब 6 का गुणा कर देंगे हम 5 में और यहाँ 3 का गुणा कर देंगे 2 में, तो ये आंसर आ गया। तुम लोग को ऐसे जमा के लिखना पड़ेगा। अब ये आ गया शक्ति। अभी हमने देखा था दूरी और वो सब कुछ देख रहे थे, अब शक्ति का भी देख लेते हैं। तो शक्ति का क्या हो जाता है? शक्ति होता है कार्य बटे समय, और कार्य को हम लिखते हैं बल गुणित विस्थापन बटे समय। मतलब कार्य को W अभी हमने देखा था फॉर्मूला होता है F×D, जब हम बेमाई निकाल रहे थे, और ये हो गया समय का समय लिखेंगे। अब बल को हमने क्या लिखा था? F बराबर ma, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और विस्थापन का इधर है। फिर हम क्या करें? अब त्वरण को खोलेंगे, जैसे पहले करा था, ये बिल्कुल वो ही है, और फिर उसका विमेय सूत्र निकल आएगा। अब यहाँ हमने देखो सॉल्व करे थे x वाले, अब हम और आगे चलते हैं और फॉर्मूले देख लेते हैं और क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला कि अगर dy/dx, अगर हमें log x का निकालना है डिफरेंशिएशन, तो log x का होता है 1/x। ये फॉर्मूले बिल्कुल रटने पड़ेंगे। sin x, ये लिखा है sin x, sin x का होता है cos x, ठीक है, और जहाँ cos होगा उसका होता है -sin x। और ये है कोई कांस्टेंट, जैसे कि मान लो कि हम वही 15 का कर रहे हैं। अब हमसे बोला जाए कि 15 का अकेला करो, सिर्फ 15 का, तो उसका होगा 0, क्योंकि वो x है ही नहीं। वहाँ पर x भी होना चाहिए, अगर यहाँ x होता तो 0 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है,
x है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा 0। या फिर अगर मान लो कि हमें करना है z का, ठीक है, 15 की जगह हम z ले लेते, तो यहाँ पर z नहीं है, ये dy/dz होना चाहिए, तब जाके z का होगा, तो dy/dx है। अब यहाँ तो हमें कहीं x दिख रहा है नहीं, तो इसका क्या होगा 0। तो ये फॉर्मूले हो गए कि किसी भी कांस्टेंट का होता है 0, कॉस का होगा -sin x, साइन का होगा cos x और लॉग का होगा 1/x। और भी फॉर्मूले हैं, tan का होता है sec²x, sec का होता है sec x + tan x, नहीं sec x × tan x, cot का होता है -cos x²x, cos x का होता है माइनस। अब इसकी एक ट्रिक है, देखो जहाँ भी बोला जाए कि जहाँ सी हो, जैसे कि cos, cot, cos x हो, cot x हो, या फिर cosec x हो, अगर ऐसा सब कुछ है तो इन सभी का डिफरेंशिएशन करने पर हमें माइनस में मिलता है आंसर। अब cos का उल्टा क्या होता है साइन, तो माइनस में साइन मिलेगा। cot का क्या आ जाएगा -cos x आ जाएगा, ये है। तो जब भी अगर यहाँ पर आएगा कुछ भी तो ये माइनस में ही आएंगे, लेकिन जब हम सिंपल साइन का करते हैं तो वो तो प्लस में आ रहा है। देखो यहाँ tan का कर रहे हैं तो प्लस में आ रहा है, sec का कर रहे हैं तो प्लस में आ रहा है, लेकिन cot का करेंगे माइनस आएगा, cosec का करेंगे ये माइनस आएगा। अब देखो अगर हमें दो फंक्शन दे के रखी, एक f1 एक f2, अब भी हमने जैसे देखा था, अभी क्या था बीच में प्लस लगा था, यहाँ पर x1 कुछ लिखा था, यहाँ पर x2 कुछ लिखा था, ठीक है। अब जो हमें इसका करना था तो हमने कैसा करा था कि इसमें एक बार कर दिया, फिर हमने इसका भी कर दिया और बीच में प्लस लगा दिया। अब लेकिन अगर बीच में गुणा है तो क्या होगा, तो गुणा के लिए तुम लोग को फिर फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा कि पहला फंक्शन बाहर रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, फिर यहाँ पर प्लस आएगा, फिर दूसरा फंक्शन, इन्होंने अच्छे से नहीं लिखा है इसमें, देखो इसमें होगा पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, ये होता है इसका फॉर्मूला अगर दो फंक्शन का गुणा हो रहा हो। जैसे कि हमने यहाँ बोल दिया x² × x3, या फिर कुछ भी यहाँ पर बोल दें, तो फिर क्या लिखोगे, तो फिर यहाँ पर तुम लोग को ऐसा अलग अलग करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे ये वाला नहीं आएगा इसमें, लेकिन अगर f1 f2 है तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे y = sin x × x3। अब देखो यहाँ दो फंक्शन आ गए हैं, एक ये है पहला फंक्शन और ये है दूसरा फंक्शन। देखो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले देखे थे हमने, तो ये दो फंक्शन है। अब दोनों फंक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे कि पहला फंक्शन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे फंक्शन का यहाँ, और फिर दूसरा फंक्शन लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे पहले फंक्शन का। तो ये क्या आ जाएगा, sin x क्या है हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसका क्या होगा फंक्शन का, 3 आगे आएगा और x के ऊपर पावर हो जाएगी 2 की, प्लस अब ये वाला फंक्शन पहला लिखा रहने दो, अब इसका करेंगे। साइन का क्या था, अभी फॉर्मूला देखा था cos x, अब इसको अच्छे से लिख देंगे तो 3x² sin x + x³ cos x, आंसर आ गया। अब ये वाला है y - x⁵ log x। अब ये कैसा हो रहा है, तो देखो एक फंक्शन ये है कि y बराबर है, तो एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन फिर से दे के रखे हैं, ये यहाँ आएगा x। दो फंक्शन में क्या होगा, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे पहले फंक्शन का। तो अब पहला हमने यहाँ लिखा रहने दिया x⁵, ये वाला x⁵ ऐसा ही। अब भी हमने देखा था log x का क्या होता है 1/x, फिर log x लिखा रहने देंगे और x⁵ का क्या होता है 5 आगे आएगा और x के ऊपर पावर हो जाएगी 4 की, तो ये आ गया। अब यहाँ देखो ये 5 है और यहाँ पर एक x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 x⁴, प्लस अब 5 x⁴ जो है आगे आ जाएगा और log x ही लिखा रहेगा।
अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स टू द पावर 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, ये 1 + 4 एक्स टू द पावर 4 log x, नहीं 1 + 4 गड़ो 1 + 5, और ये तो बाहर ही ले लिया है, इतना बचेगा एक्स टू द पावर 4 1 + 5 log x। अब ये फिर और क्वेश्चन है कुछ। अब ये देखो फर्स्ट, ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ इनटू में नहीं है, नहीं हाँ इनटू में ही है, प्लस नहीं है, इनटू में है। तो यहाँ फिर से आएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, सेकंड को फिर अंदर लो, फिर सेकंड को बाहर रखो, फर्स्ट को यहाँ पर लिख लिया। अब इनको हमने सॉल्व कर दिया। 10 का क्या था, sec² x, तो यहाँ sec² x डायरेक्ट लगा दिया। अब यहाँ 3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ये सब किससे हैं, ये सब प्लस से अलग अलग हैं। तो जब प्लस से अलग अलग हैं तो बिल्कुल एक एक सॉल्व करना है। इसमें डिफरेंशिएशन लगाओ, एक बार इसमें लगाओ और एक बार इसमें लगाओ। देखो ये अलग अलग लगा दिया, इसके साथ डिफरेंशिएशन, इसके साथ डिफरेंशिएशन, इसके साथ डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, x के ऊपर पावर हो जाएगी 1 की, n-1। यहाँ पर क्या है, ये 5 जो है कांस्टेंट है, 5 बाहर आएगा, x का अकेला डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाता है 1। 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि x के ऊपर देखो, x के ऊपर पावर 1 है, तो 1 क्या होगा, अभी हमने x के ऊपर पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता है n x टू द पावर n-1। तो n को आगे लाए, n है यहाँ पर 1 को आगे ले आए। अब x के ऊपर पावर कितनी बची, 1 - 1 मतलब 0। और जब भी किसी वस्तु पर, मतलब जब भी किसी नंबर पर या फिर कोई भी वो हो x y z कुछ भी, अगर उस पर पावर क्या है 0, तो उसकी वैल्यू होती है 0 की पावर मतलब 1। तो ये भी याद रख लेना कि dy/dx अगर x के लिए कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी सिर्फ 1। तो यहाँ पर आ गया ये 1। अब 10x का क्या होता है, तो 10x का अभी हमने देखा था sec² x होता है। अब अगला है x के सापेक्ष, अब इसका अवकलन करो। ये भी सिंपल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड अलग अलग से कर देना है। तो ये सबको अलग अलग बांट लिया पहले, फिर उनका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ क्या है, 5 जो है कांस्टेंट है, तो 5 कांस्टेंट है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का हो जाता है 0, तो 0 हो गया। साइन का क्या हो जाता है cos x से लिख दिया। 3x, अब 3 बाहर आएगा, x टू द पावर 2 का होगा, x² का करेंगे तो आ जाएगा 2x। ये वाला करो, सेम वही है, इसका हो जाएगा, इसका आ जाएगा 5 x टू द पावर 4 log x का होता है 1/x, साइन का होता है -cos x, ये आ गया, नहीं साइन का होता है +cos x, ये आ गया। अब इसका है कि y बराबर दे के रखा है 1/√x। 1/√x मतलब सबसे पहले तो ये जानो कि √x मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि x के ऊपर पावर है 1/2 की। √x का मतलब होता है x के ऊपर पावर कितनी है 1/2। अब अगर हम इसको 1/2 में लिखें, मतलब 1/2 में x टू द पावर 1/2 ये लिखा है यहाँ पर। तो अब क्या होता है, जब हम नीचे की पावर को ऊपर ले जाते हैं तो उस पर माइनस आ जाता है, तो ऊपर जाके ये आ जाएगा -1/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, फिर से ये वही बन गया x टू द पावर n का फॉर्मूला। अब n यहाँ क्या है 1/2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले n बाहर आता है, फिर x के ऊपर क्या होता है n-1, तो n है हमारा 1/2 -1। अब तुम लोगों ने एलसीएम तो पढ़ा होगा, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ ये 2 जाता है तो क्या हो जाएगा -2, और इसमें से अब माइनस करेंगे, ये 2, ये -1, ये -2, तो कितनी वैल्यू आ गई -1/2x, और ये आ गई -3/2। अब ये माइनस है, इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो क्या बन जाएगा, ये नीचे ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। तो हमारे पास इतना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y बराबर sin x
-2/x प्लस e टू द पावर x। e टू द पावर x का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहाँ पर ये भी लिख लेना e टू द पावर x का फॉर्मूला, dy/dx e टू द पावर x। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर e टू द पावर x ही आता है, ये है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर देखो प्लस लगाए, फिर से अलग अलग बांट लेंगे इसको, तो साइन का क्या हो जाएगा cos x, -2/x का क्या हो जाएगा, सबसे पहले x नीचे है, x को ऊपर लेगा तो x टू द पावर -1 हो गया, फिर -1 को यहाँ पर आगे लाए, n है -1, इसको आगे ले आए, ऊपर क्या बचा -1 मतलब -1 n -1 लिखते हैं तो एक और -1 लग गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, फिर -2 को हम नीचे ले आएंगे, ये आ गया -2 को नीचे लाएंगे तो x² हो जाएगा। और e टू द पावर x देखो ये लगा फॉर्मूला, e टू द पावर x ही आ गया, वही आएगा, तो हम सीधे सीधे रखते जाएंगे। अब है अगला y बराबर साइन एक्स क्यूब। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर अब हम कैसे करेंगे कि अगर देखो साइन x तो हमने देखा था, साइन x क्या होता है, cos x हो जाता है, अगर साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आता है, लेकिन अगर यहीं पर x क्यों हो गया तो अब क्या होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, सबसे पहले dy/dx लगा दिया, यहाँ पर भी dy/dx लगा दिया। अब इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, अब हमने माना कि जो एक्स क्यू है, ये अलग प्रोसेस है, बिल्कुल ध्यान समझना, एक्स क्यू है तो हमने इसको मान लिया कि एक्स क्यू बराबर टी है, ठीक है, मान लिया कि टी है। अब यहाँ पर हमने टी रख दिया, ये रख दिया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, देखो अभी हमने शुरू में बताया था कि अगर यहाँ x है तब जाके x की ही चीज़ें सॉल्व होती हैं। अब x के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और t का कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं इसको, ये dy/dx यहाँ लिख लिया, ये dy/dx भी लिख लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन टी ही लिखेंगे इधर पर, ये जो है dt/dx, ये जो t है इसका हम अलग से करेंगे, मतलब जैसे कि साइन t लिखा है तो साइन t का हो जाएगा कॉस टी, साइन का कॉस होता है, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, साइन का होता है कॉस, तो यहाँ पर तुम लोग पहले लिख लेना साइन का, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ लिखना कॉस टी, ठीक है, साइन का कॉस टी। और जो टी है, टी का फिर से होगा क्योंकि टी एक्स के रिस्पेक्ट में हो ही नहीं पा रहा अभी, तो टी का हम लिखेंगे dt/dx, ये अलग से लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, तो cos t लिखा, फिर dt/dx लिखा। अब cos t को तो ऐसे ही लिखा रहेंगे। अब t की वैल्यू हमने अभी क्या मानी थी, t की वैल्यू मानी थी एक्स क्यू, तो हम यहाँ पर एक्स क्यू पुट कर देंगे, ये कर दिया। अब cos t, अब फिर से देखो t जहाँ जहाँ टी है उसको अब हटा दो, तो t की जगह हमने फिर से एक्स क्यू लिख दिया। और अब यहाँ इसको देखो सिंपल सॉल्व हो रहा है, ये वाला x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा के फिर से सॉल्व कर देंगे, तो 3x² आ जाएगा। एक दो और करके देख ले रहा है, जैसे तुम लोग को और अच्छे समझ में आ जाए क्या हो रहा है। अब जैसे ये है x 10x², ये थोड़ा और एडवांस हो गया उससे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी लगेगा और साथ में यहाँ पर ये t की वैल्यू भी बदलेंगे अपन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उसको फॉर्मूले को तुम लोग ऐसे लिख लेना, dy/dx फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दे के रखा है कुछ, तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, इसको ऐसे लिख लेना। तो अब क्या करा हमने, यहाँ फर्स्ट फंक्शन माना है ये x है और सेकंड फंक्शन है 10x², तो पहले सबसे पहले लिख दो फर्स्ट फंक्शन x dy/dx और ये सेकंड फंक्शन रख दिया हमने 10x²। अब क्या करा, सेकंड फंक्शन रखा और फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पर ये तो चल जाएगा क्योंकि इसका तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको तो सीधा रखना है और इसका आंसर आता है 1।
लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी हमें यहाँ तो ये तो ठीक है, अब हमें यहाँ इसको सॉल्व करना है 10x² को। अब हम मान लेंगे अब 10x² का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, 10x का होता है sec² x, लेकिन 10x² का कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको हम t मान लेंगे, ये x² को t मान लेंगे। तो हमने मान लिया x² बराबर t है। अब यहाँ हमने t रख दिया x² की जगह, और ये तो हमारा सॉल्व हो ही गया है। अब क्या होगा, जो शुरुआत में हमने देखा था कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने 10x का सॉल्व करा, 10x का डिफ्रेंशिएशन करा और dt/dx लिख लिया। ठीक है, क्योंकि t का हो नहीं रहा था तो dt/dx लिख लिया। मतलब जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इसको इन्होंने मान लिया t, तो सबसे पहले इसको t लिखा। अब जब हम इसी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो अब x के रिस्पेक्ट में इसका तो होगा नहीं, तो हम इसको लिखते हैं ऐसा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन इसका 10t का, और साथ में t का एक बार और डिफ्रेंशिएशन, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर भी इनने ऐसे लिख दिया है। अब 10x का अब इनको पता है यहाँ पर क्या होता है, 10x का होता है sec², तो अब x तो है नहीं तो t अभी लिख देंगे sec² t, और साथ में dt/dx है, तो dt/dx में d/dx लिख लो, लेकिन t की वैल्यू क्या है x², तो वो रख दी, प्लस यहाँ 10x, ये तो सॉल्व भी हो गया था 10x²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ t की वैल्यू वापस रख देंगे, t की वैल्यू थी x², इसको सॉल्व करा तो आ गया 2x, और ये 10x² तो है ही, तो आंसर कितना आ गया, ये इसको आगे लिख लो 2x से x को गुणा कर दो x², ये हो गया sec² x² प्लस 10x²। ये है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये तुम लोग करके देखना कैसा करना है। ये देखो x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा, ex का हमने बताया था कि ये ex ही आता है, e⁴x, और ये √x का भी अपन ने करके देखा था, तो ये वैसे ही देखो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आता है डिवाइड वाला फॉर्मूला। अभी हमने क्या देखा था, इनटू वाला फॉर्मूला, कि अगर f1 यहाँ पर है और f2 यहाँ पर है, ये था इनटू वाला फॉर्मूला। अब हमें देखना है डिवाइड वाला, तो ये f1 बटे में f2 है। तो इसमें क्या होता है, जैसा हमारा इनटू वाला था, इनटू वाले में बीच में प्लस आता था, अब यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस आएगा, तो f2 dy/dx f1 माइनस f1 dy/dx f2, ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि f2 जो रहेगा वो पहले आएगा, मतलब ये जो सेकंड फंक्शन है वो पहले आएगा, और वहाँ पर फर्स्ट फंक्शन पहले आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर सेकंड फंक्शन पहले आएगा, फिर यहाँ फर्स्ट आएगा, फिर यहाँ फर्स्ट आएगा, और यहाँ सेकंड आएगा, ये आ गया। ये तो ये याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं y बराबर sin x/x। अब देखो ये वही फॉर्मूला बन गया f1/f2। अब इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। f1 क्या है, f1 की जगह f1 रखेंगे, ये है f1, f2 सबसे पहले आता है f2 तो x आ गया, f1 तो sin x आ गया माइनस sin x, और यहाँ पर x आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, x को x ही लिखा रहने देंगे, ठीक है, और dy/dx sin x का क्या होता है cos x, तो ये cos x आ गया, फिर माइनस sin x, और x का क्या होता है, x का होता है 1, तो 1 आ गया। इसमें एक चीज़ कम है, ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, ये जो होता है यहाँ पर, ये जो f2 होता है, इस f2 का स्क्वायर आता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आया है ये x, तो x का स्क्वायर यहाँ पर आ गया है, तो ये भी आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में तुम लोग और ज़्यादा अच्छे से लिख लेना कि f1/f2, तो ये तो होगा ये ऊपर का जो है, और यहाँ ये नीचे जो है ये f2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब जैसे कि ये है 10x/1 प्लस sin x,
तो यहाँ क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, लगा दो यहाँ पर। तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, और बटे में सेकंड फंक्शन जो है ये वाला सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ये लगा दिया इसका स्क्वायर। अब जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो देखो सिंपल सॉल्व हो जाएगा और नीचे स्क्वायर आ जाएगा, हो गया। अब ये वाला कैसे सॉल्व होगा कि अगर साइन एक्स दिया है और ब्रैकेट के अंदर फिर से साइन एक्स दे के रखा है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या कैसा करेंगे, इस साइड का अवकलन बाय का तो डी वाई बाई डी एक्स, इस साइड का अवकलन करेंगे डी वाई डी एक्स, फिर से लगाया इसमें। अब हमने यहाँ मान लिया, अभी जैसे हमने लिखा था साइन एक्स स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर था इसको हम मान लेते थे कि ये टी है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह लिख के रखा है साइन एक्स, तो इसको मान लेंगे कि ये है टी। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, ये इसको माना ये टी है, तो ये हो गया डी वाई डी एक्स साइन टी, ये बराबर में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। जैसे हम लिखते थे ये वाला फंक्शन साइन टी और फिर टी का फिर से करते थे डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अवकलन साइन का होता है कॉस, ये आ गया कॉस, और टी क्या माना है साइन एक्स, तो साइन एक्स को हमने फिर से रख दिया, ये रख दिया यहाँ पर टी की जगह कॉस टी आया, और ये वाला जो साइन है ये जो डी टी वाला है इसका हम वैल्यू रख के एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसका कॉस एक्स। तो यहाँ ये आ गया ऐसा कॉस एक्स। अब टी की वैल्यू फिर से रख दी, तो कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया इसका आंसर। अब इसको यहाँ इन्हें जगह बदल दी है। फिर उसके बाद है log 10x। अब ये देखो 10 जो है क्या बना रहा है, t बना लेगा, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है log x, log x बराबर 1/x होता है। तो यहाँ ये क्या है, t एक्स्ट्रा है, 10x एक्स्ट्रा है, तो इसको हमने फिर यहाँ 10x को क्या मान लिया, t मान लिया। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, log 10 का डिफरेंशिएशन, और एक बार इसको हम लिखेंगे dt अपॉन dx। अब log 10 का क्या हो जाएगा, मतलब log t का क्या हो जाएगा, तो log t का हो जाएगा 1/t, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे t की 10x, 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1/10x इंटू sec स्क्वायर x, तो इसको लिख लेंगे sec स्क्वायर x अपॉन 10x। सबसे पहले तुम लोग को फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। अब ये थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब ये हमारा बन गया फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा बन गया टोटल सेकंड फंक्शन, और साथ में सेकंड फंक्शन के साथ में यहाँ पर इसको टी भी मानना है, मतलब और लंबी प्रोसेस हो गई है थोड़ी सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो इंटू होते हैं उनका फॉर्मूला लगाएंगे। इंटू वाले का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, गुणा वाले का, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, बीच में प्लस लगाओ, ये फॉर्मूला लग गया। अब उसी के साथ में जब हम, अब देखो यहाँ इसको तो सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन है ही नहीं, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसका cos x आ जाता है। अब लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें हमें t लगाना पड़ेगा, तो साइन एक्स को इसको हमने मान लिया ये t है। अब t है तो क्या, साइन t का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा cos t, ये आ गया cos t, और इसको क्या लिखेंगे dt अपॉन dx, तो dt अपॉन, अब t की वैल्यू क्या है साइन x, तो साइन x इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आएगा cos x। अब ये जो साइन x है ये तो पहले से लिखा चला आ रहा है, तो पहला वाला लिखा, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूले में जो t है वो t की वैल्यू रख दी, तो cos x इंटू ये वाला यहाँ लिख लिया है, और ये t की वैल्यू रख दी है cos इंटू साइन x, और यहाँ का तो सबसे सिंपल सॉल्व था। अब ये है e⁻x में लगा के दिया है, अब इसको t मानना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है कि e⁻x का होता है e⁻x जब इसको सॉल्व करते हैं तो, लेकिन यहाँ पर क्या दे के रखा हमें क्वेश्चन में, यहाँ में दे के रखा e⁻x स्क्वायर। अब देखो यहाँ फिर कुछ गड़बड़ दे के रखा, मतलब इसको हम फिर से t मानेंगे, तो t हम किसको मानेंगे, इस x स्क्वायर को हम t मानेंगे। t के लिए हम कैसे लिखेंगे d अपॉन dx
और ई टू द पावर टी। अब ई टू द पावर टी का क्या हो जाएगा, इसका एक बार तो होगा ही होगा डिफ्रेंशिएशन, साथ में टी का अलग से होगा इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर टी, और यहाँ टी की वैल्यू रखो, क्या है एक्स स्क्वायर रख दी हमने। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2x तो यहाँ सॉल्व करने पर आ गया। और टी की ई टू द पावर टी का क्या होता है, अगर हम इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का x था, और अगर ई टू द पावर टी का करेंगे, देखो एक और चीज़ देखो, अगर सेम चीज़ है x का x है यहाँ, तो सिंपल ऐसा ही आएगा, t है यहाँ पर t है तो t आ जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ जाती है, जब हम यहाँ पर x हो और यहाँ पर t का कर रहे हैं, तो देखो ये दोनों सेम हो नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर चेंज हो जाता है, यहाँ पर नहीं तर दोनों जगह अगर सेम सेम लिखा है तो आंसर सेम ही आएंगे, यहाँ पर आंसर नहीं आ पाएगा, इतना सिंपल नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ टी मान लेते हैं। अब ये वाला हो गया सॉल्व। और क्या है इसके आगे, अब ये देखो यहाँ पर ये और भी खतरनाक बना दिया इन क्वेश्चन को, कि अगर ई टू द पावर मतलब एक्स टू द पावर ई टू द पावर एक्स है, एक्स के ऊपर पावर है ई टू द पावर एक्स है -1 अपॉन में एक्स। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो देखो हमने एक देखा था f1 अपॉन f2 वाला फॉर्मूला, मतलब भाग वाला फॉर्मूला देखा था, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता है, तो वो फॉर्मूला तो लगाना ही है। साथ में यहाँ पर ये जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा आ रही है, ऐसा तो कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो इसको हमें टी मानना पड़ेगा। तो फिर से वहीं आ जाते हैं, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने के पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, एक बार इधर से बांटेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x ई टू द पावर x अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, x अलग कर लिया। अब ई टू द पावर x अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये इन्होंने क्या कर दिया इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन ही इनने, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत लिखा है, ये हमें यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये ऐसा लिखा है x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो x जो है अब यहाँ माइनस है, तो एक बार हम इसको अलग अलग लिख लेंगे, तो x ई टू द पावर एक्स अपॉन में x लिख लिया, माइनस एक बार इसके बटे में x लिख लिया, ऐसा हम तोड़ के लिख सकते हैं। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये क्या बचा ई टू द पावर एक्स, और इस x को ऊपर ले जाओ तो x टू द पावर -1। अब तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया है। ई टू द पावर एक्स का क्या आता है आंसर, ई टू द पावर एक्स, और -1 का क्या आएगा आंसर, ये -1 जो है आगे आ जाएगा, और x के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, और यहाँ x के ऊपर पावर हो जाएगी -1 मतलब ई टू द पावर एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 को हम लिखेंगे नहीं, और x टू द पावर -2 आंसर आ गया। यहाँ पर ये गड़बड़ लिखा है, ये क्वेश्चन ऐसा है। अब ये है एक क्वेश्चन, अब ये देखो ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ई टू द पावर 10x का नहीं पढ़ा, तो मतलब ये t बनेगा, ये मान लिया हमने 10x को मान लिया t है, तो ई टू द पावर t लिख दिया। अब ई टू द पावर t का हमने t के रिस्पेक्ट में करा डिफरेंशिएशन, और साथ ही साथ dt अपॉन dx भी करा। या फिर ना तुम लोग इसको ऐसा भी मान सकते हो, ये देखो जब हमें इसको t के रिस्पेक्ट में करना है, तो ऐसा मान के चलो कि ये जो है एक बार हमने dt से यहाँ पर भाग दिया, और एक बार हमने dt से यहाँ गुणा कर दिया। तो देखो हुआ क्या कि dt हम कैंसिल करेंगे तो हम वापस इसी पोजीशन पे आ जाएंगे जैसा कि पहला लिखा था। तो ये ऐसा मान लो कि ये यहाँ dt से भाग दिया, dt से गुणा करा, ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा मान के चलो तो ये ज़्यादा सिंपल लगेगा कि dt से भाग दिया, dt से गुणा किया, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ जैसे x अपॉन x है तो ये क्या होता है 1 होता है, ऐसा यहाँ पर dt अपॉन dt है, तो अगर इसको हम ऐसा लिख लें तो क्या है 1 है, तो हम इसको कहीं से भी बना सकते हैं।
अब ये वाला हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ क्या करा, ई टू द पावर टी का आप टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, तो ई टू द पावर टी आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का क्या करेंगे, यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर ये 10x वैल्यू रखी, तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको तो हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर हमने टी की वैल्यू रख दी है, और यहाँ ये हो गया 10 का सेक एक्स। ये वही फॉर्मूले फिर से अच्छे से जमा के लिखे गए हैं। देखो कॉस का साइन, साइन का कॉस, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, लॉग ई टू द पावर लॉग एक्स का, यहाँ ई टू द पावर नहीं है, यहाँ लॉग एक्स का 1 अपन एक्स, एक्स टू द पावर एन का एन, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, 10x का सेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल रट लेना ही वाले फॉर्मूले। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और एक्स का 1। अब इसके बाद आता है यहाँ हमारा डिफ्रेंशिएशन ख़त्म। अब आता है इंटीग्रेशन। अब एक और चीज़ है जो जैसा डिफ्रेंशिएशन है उसका जस्ट ऑपोजिट है इंटीग्रेशन, उसका बिल्कुल उल्टा ही चलता है। अब जैसे वहाँ हम देख रहे थे क्या था, साइन का कॉस था, तो यह हम क्या करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, देखो डिफ्रेंशिएशन हमने करा था कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा था माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये अगर निशान लगाए तो मतलब इंटीग्रेशन है, तो जब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में कॉस एक्स, और जब कॉस एक्स करेंगे तो आंसर आएगा साइन एक्स। देखो उल्टा है, वहाँ हम कॉस एक्स कर रहे थे तो माइनस आ रहा था, यहाँ कॉस एक्स कर रहे थे तो प्लस आ रहा है, लेकिन ई टू द पावर एक्स सेम रहेगा। तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ ये लिखा है डी एक्स, तो ई टू द पावर एक्स आएगा। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स का, तो आंसर लॉग ई एक्स आए, लॉग एक्स आएगा, यहाँ एक्स आएगा। और एक्स टू द पावर एन का करेंगे तो आएगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो आंसर 10x आएगा, सेक एक्स इंटू 10x का करेंगे तो आंसर सेक एक्स आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स करेंगे तो आंसर माइनस कॉट एक्स आएगा, और 1 का करेंगे तो x आएगा। अब देखो हमने एक पढ़ा था, जब हम x का कर रहे थे तो क्या आया था 1, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम 1 का कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है x, उल्टा। फिर ये हैं उसके क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब तुम लोग पहले इसके फॉर्मूले याद कर लोगे। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले,